Hello everyone, I am Navneet Chhabra. I will be taking up the discussion of Indian polity section of Anubhav 4. So we have finally reached to the last Anubhav. I hope that you saw some improvement in yourself in the last 4 months. Prelims में 20 days हैं. A lot of people will be telling you कि last countdown चल रहा है, अब बहुत कुछ हो नहीं सकता. ऐसी बहुत सारी बातें अगले 20 दिन में देखने को मिलने वाली हैं. But please remember that you have to fight till the last second. 20 days बहुत होते हैं if you use them efficiently. तो उन सारी बातों को किनारे रखते हुए अगले 20 डेज आप अपने यूज़ करिएगा एफिशिएंटली. चलिए अब हम आ जाते हैं डिस्कशन पे. तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आई विल ब्रीफ यू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेशन. अगर आपने पहले मेरे साथ डिस्कशन अटेंड किए हैं तो यू नो इट, बट स्टिल जस्ट टू रिकैप द थिंग्स. सबसे पहले आई विल टेल यू द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस ब्रीफली, स्टेटमेंट वाइज हम देख लेंगे. सेकेंडली आई विल टॉक अबाउट द डिटेल डिस्कशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. थर्डली उस क्वेश्चन के अराउंड जितने भी पेरिफेरल इश्यूज हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट उतना ही है, बट क्वेश्चन में तो एक लिमिटेड डायमेंशन ही पूछी जा सकती है. सो व्हाट वी विल ट्राई इज वी विल कवर दैट होल टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली, ताकि उससे जो भी चीजें आए वो हो जाएगा आपकी कंप्लीट. लास्टली अनदर थिंग व्हाट आई विल डू इज, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जो पिछले 10 ईयर्स से सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल है. अब बाकी सब्जेक्ट देखेंगे तो एक एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, बट पॉलिटी इज स्टिल प्रेडिक्टेबल. या तो यहां पे क्वेश्चन पीवाईक्यू के एक्स्ट्रापोलेशन से होते हैं या फिर वो करंट अफेयर से इंस्पायर्ड होते हैं. सो फॉर एवरी क्वेश्चन आई विल टेल यू व्हाई वाज इट आस्क्ड एंड हाउ यू कैन प्रेडिक्ट मोर क्वेश्चंस लाइक दैट, सो दैट जब आप अपना नेक्स्ट रिविजन कर रहे होंगे यू कैन सी द कंटेंट थ्रू दैट लेंस कि ये टॉपिक इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो आपकी ट्रेडिशनल थीम से जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोकपाल, बट अगेन वो करंट अफेयर्स की वजह से इंपॉर्टेंट था. सो फॉर सच क्वेश्चंस व्हाट आई विल डू इज कि जो मेजर इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो आपको पढ़ने चाहिए थे वो हम क्विकली कवर कर लेंगे. ऑल दिस विल टेक रफली एन आवर. तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इस वीडियो को प्लीज 2x पे देखें, बिकॉज आपके पास टाइम कम है, बट वी हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स. तो आप अपना टाइम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन जो है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? सो ऑल्दो इट सीम्स लाइक अ वेरी बेसिक थिंग, बट इसका भी एक करंट कॉन्टेक्स्ट था. पहला स्टेटमेंट कहता है अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट इट कैन नॉट अमेंड और इट कैन नॉट ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो चलो सबको पता है, बहुत बेसिक है. सेकेंड, इट माइट बी दैट सम ऑफ यू डिडंट नो दिस थिंग. सेकेंड कहता है एन ऑर्डिनरी लॉ कैन बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स बट इट कैन नॉट बी चैलेंज merely for violating the basic structure of the constitution. अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो नहीं किया है ये आपको गलत लगेगा, which is obvious, but this is also correct. So आंसर इसका सी है. अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों ये सवाल इंपॉर्टेंट है? So there was one case अंजुम कादरी. उससे पहले खैर अंजुम कादरी का जो जजमेंट आया था that was in November 2024. Before that what happened is Allahabad High Court invalidated one law of UP Madarsa Act. It said this UP Madarsa Act is unconstitutional because it violates secularism, which is the basic structure of the constitution. Supreme Court में जब अपील फाइल की गई, Supreme Court in the Anjum Kadri case stayed the High Court judgment and it said the doctrine of basic structure cannot be applied to check the constitutionality of an ordinary act. तो ये उसी थीम पे ये क्वेश्चन बना गया है, राइट? अब देखिए इसकी जो अंडरलाइन थीम है, वैसे आपको पहले ये बात समझनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन अनलेस एंड अनटिल द अंडरलाइन थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट नहीं आते हैं. अ लॉट ऑफ यू रीड टू मच अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इवन फॉर द प्रीलिम्स, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. बट इस केस में अंडरलाइन थीम इज जुडिशियल रिव्यू, कि किस पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी एक्ट की चेक करनी है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास कितना पावर है, दैट मीन्स जुडिशियल रिव्यू का कितना पावर है, दैट इज द अंडरलाइन थीम. अगर आप देखेंगे जुडिशियल रिव्यू पीवाईक्यूज में मल्टीपल फॉर्म में आया है. 2017 का आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा विच इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है. ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग थे बट स्टिल इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. आप ये देखिए दिस 2020 क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन में आप पाएंगे कि इन्होंने इस वर्ड पे खेला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू. अब ये उस साल थोड़ा सा एम्बिगुअस था. एवरीवन नोज दैट जुडिशियल रिव्यू इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, right, but it is implicitly there. But when UPSC says provides for judicial review, तो आप इसे सही मानेंगे या गलत मानेंगे? UPSC said this is incorrect. Anyways, फिर आप अगर यहां पे देखें तो ये पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का कहता है नो हाई कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर
any central law to be constitutionally invalid. मतलब अगेन दे आर चेकिंग कि जो हाई कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर है उसका एक्सटेंट कितना है. कैन इट इनवैलिडेट ओनली स्टेट लॉ और कैन इट इनवैलिडेट इवन द सेंट्रल लॉ. अब अगर आप देखें तो इसी थीम का ये एक्सटेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, व्हेन इट इज ऑर्डिनरी लॉ तो पावर कितनी है, व्हेन इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो पावर कितनी है, राइट. अब आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी लॉ चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, सो व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच इट कैन परफॉर्म द जुडिशियल रिव्यू. किस ग्राउंड पे इसको इनवैलिडेट कर सकती है हायर जुडिशरी. सो फर्स्ट ग्राउंड इज इफ इट वायलेट्स एनी फंडामेंटल राइट. आप आर्टिकल 13 देखते हैं, आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है, नो लॉ कैन वायलेट द फंडामेंटल राइट एंड द हायर जुडिशरी हैज द पावर टू डिक्लेयर इट इनवैलिड इफ इट वायलेट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट. तो इसको एक तो फंडामेंटल राइट के ग्राउंड पे कर सकते हो. दूसरा, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन वायलेट करता है एंड इफ इट इज एन ऑर्डिनरी लॉ, अगेन इट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर जुडिशियल रिव्यू. थर्ड प्रोविजन इज अगर जिस लेजिस्लेचर ने ये एक्ट पास किया है उसकी जो सब्सटेंसिव पावर्स हैं, जो भी उसकी पावर दी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप इसी फील्ड में एक्ट पास कर सकते हैं, इफ इट हैज सरपास दैट पावर, इफ इट हैज क्रॉस दैट लिमिट, then also judicial review can be performed by the higher judiciary, right. So these are the only three grounds जिसमें ordinary law पे judicial review लगाया जा सकता है. What about constitutional amendment bill? Constitutional amendment bill, it can be declared void only if it is violating the basic structure of the constitution. No other ground is there to declare any constitutional amendment bill void. अब अगर आप क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो पहला स्टेटमेंट कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन अमेंड फंडामेंटल राइट. व्हाट वी डिस्कस्ड कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड ओनली इफ इट इज वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, बट फंडामेंटल राइट को तो वायलेट कर सकता है, राइट. सो इट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट बट इट कैन नॉट ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर, राइट. तो ये उसी जुडिशियल रिव्यू का जो हमने कॉन्सेप्ट देखा उसी का ही एक एप्लीकेशन स्टेटमेंट है, राइट. अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट अगर आप देखें तो यही बात है, हमने ये अभी बोला कि ऑर्डिनरी लॉ को आप कोर्ट पे तभी चैलेंज कर सकते हो when it is violating either fundamental right or any other part of the constitution or it has surpassed the substantive power of that legislature. But क्या आप इसे violate challenge कर सकते हो for violating basic structure? नहीं, right. So second statement is also right. By the way, what is the logic of this? ये हमें counter intuitive क्यों लगता है? See, the argument of Supreme Court in Anjum Qadri case is this, that if you look at the basic structure that has been evolved by the judiciary throughout the years, इसमें बहुत फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी इज बेसिक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल सेक्युलरिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर. नाउ दीज आइडियाज आर वेरी ओपन एंडेड. Judiciary said that if we start applying the test of basic doctrine for every ordinary law, there will be lot of uncertainty in the legislative sphere and legislature will not be able to operate efficiently. So that means judiciary said that we will apply this basic doctrine to check the validity of an act only if it is an constitutional amendment act, not for any ordinary legislation, right. So I hope ये concept और इससे related जो चीजें हैं वो आपके लिए clear है. अब आ जाते हैं next question पे, which is with respect to article 143, which means advisory jurisdiction of Supreme Court. इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है? अच्छा, पहले आंसर देख लेते हैं. तो फर्स्ट आपको कुछ दो सिचुएशन दी गई है. पहली सिचुएशन कहती है प्रेसिडेंट रिफर्स अ बिल पास बाय पार्लियामेंट टू सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन ऑन सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, ठीक है. सिचुएशन टू कहती है प्रेसिडेंट रिफर्स अ डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट अराइजिंग आउट ऑफ अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट, ठीक है. आर्टिकल 143 में ये दो सिचुएशन आपको मिलती हैं. अब उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है. सो पहला स्टेटमेंट कहता है इन सिचुएशन 1 सुप्रीम कोर्ट मे डिक्लाइन टू गिव इट्स ओपिनियन बट इफ इट डज द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्ट ऑन इट. सही है. सेकेंड स्टेटमेंट दोनों को ही ऑब्लिगेटेड बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट इज ऑब्लिगेटेड एंड प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट. ये गलत है, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड. थर्ड स्टेटमेंट कहता है इन बोथ सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस. ये सही है. आंसर इसका 1 और 3 होगा, राइट. अब इसके पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं फिर कॉन्सेप्ट देखते हैं. सो ये क्वेश्चन और यू ऑल्सो हैड वन क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. बोथ ऑफ द क्वेश्चंस they have originated because of one single controversy that was of Tamil Nadu governor. वीटो पावर वाला इशू तो आप लोग ने बहुत सुन लिया, बट इट माइट
the chances are that you might not have read about the controversy regarding Article 143. So what was happening is, the Tamil Nadu governor, he was using his discretionary power to withhold assent for many of the state bills. He was using also his pocket veto to not take any decision on the certain state bills. He was also reserving too many bills for the president. So because of this, there was a tussle between the Council of Ministers and the governor. The Supreme Court was hearing this case. अब उन्होंने क्या किया कि गवर्नर की वीटो पावर को नैरो डाउन करने के लिए बहुत सारी जजमेंट दी, एंड दे ऑल्सो सेड दैट इफ एट एनी पॉइंट द गवर्नर रिजर्व्स अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट which involves the question of constitutionality, then president ought to take opinion of the Supreme Court under Article 143. Article 143 क्या था, रिकॉल करिए. So there are certain situations in which president can seek the opinion of Supreme Court. So Supreme Court said in this case कि अगर president के लिए कोई रिजर्व किया गया है बिल and that involves a question of constitutionality, then president ought to seek the opinion of Supreme Court under Article 143. Supreme Court ने ये कहा that president is not bound to seek the opinion, but it is his duty to seek the opinion because question involves the matter of constitutionality, right? So again there were a lot of articles which said कि Supreme Court is expanding the scope of Article 143 for even these cases, which goes against the spirit of Constitution itself. By the way, तो अब हमें जजमेंट में क्या बात बोली है वो नहीं आएगा, but we should know the constitutional provision with respect to Article 143. चलिए, अब 143 में दो सिचुएशन है जिसमें प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बाय द वे, एक और बात याद रखिएगा, पीवाईक्यू में सुप्रीम कोर्ट के बाकी ज्यूरिसडिक्शन पे बहुत सवाल आ चुके हैं. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को मल्टीपल बार टेस्ट किया जा चुका है, रिट ज्यूरिसडिक्शन को मल्टीपल बार टेस्ट किया जा चुका है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन दे हैव नॉट टेस्टेड इन लास्ट 12 years, बट बिफोर दैट दे हैव. Article 143, I cannot recall any instance in last 15 years where they have tested, and there is a very high possibility कि ये कभी ना कभी आ जाएगा. अब आर्टिकल 143 में दो केसेस दिए गए हैं जहां पे प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. द फर्स्ट केस इज दिस: in any situation where there is a question of law or fact which is of high public importance. Remember, I am repeating, इसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है that law should involve a constitutional question. Only it says if there is any question of law or for that matter fact also which is of public importance, then president can seek the opinion of Supreme Court. So this is your first situation, right? Second situation is if there is any federal dispute which is arising due to any pre-constitutional agreement. Federal dispute का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच डिस्प्यूट है या एक या ज्यादा स्टेट के बीच डिस्प्यूट है, राइट? बट विच इज अराइजिंग ड्यू टू दी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट. अगर आप रिकॉल करें तो नॉर्मली फेडरल डिस्प्यूट्स आर पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट? But original jurisdiction में you have read about one exception that any federal dispute which is coming due to any pre-constitutional agreement that is not part of original jurisdiction, वो किस में फिट होता है? सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी jurisdiction में, राइट? तो ये दोनों सिचुएशन में प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी बनती है, तीन क्वेश्चंस हैं विच कैन बी ट्विस्टेड इन केस ऑफ प्रीलिम्स. पहला ये है, क्या किसी भी सिचुएशन में प्रेसिडेंट इज बाउंड टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? नो, प्रेसिडेंट इज नेवर बाउंड in any of these situations to seek the opinion of Supreme Court. तो चाहे सिचुएशन 1 हो या सिचुएशन 2 हो, प्रेसिडेंट को ओपिनियन सीक करना तो कंपलसरी नहीं है. बट व्हाट इफ प्रेसिडेंट हैज sought opinion? Then is it mandatory for Supreme Court to give opinion? In the first case, it is not. मतलब अगर कोई क्वेश्चन और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लाइन टू गिव एनी ओपिनियन. और फॉर दैट मैटर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे भी पूछा गया है क्वेश्चन, देन ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लाइन, राइट? बट इफ सुप्रीम कोर्ट गिव्स ओपिनियन, राइट? अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि सिचुएशन 2 में क्या सुप्रीम कोर्ट को मैंडेटरी है. हाँ, इफ दैट ओपिनियन इज बीइंग सॉट फॉर एनी फेडरल डिस्प्यूट which has come into picture because of any pre-constitutional agreement, in that case Supreme Court is bound. यहां भी लॉजिकल है, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें, देखिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से इसको हटाया गया है, राइट? एंड इट हैज बीन पुट अंडर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन. सो लॉजिकली अगर कोई फेडरल डिस्प्यूट है तो वहां सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन इज इंपॉर्टेंट. सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव इट्स ओपिनियन, राइट? बट अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दे दी. आई थिंक येलो कलर आपको नहीं दिख रहा होगा,
सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दे दी. नाउ इज प्रेसिडेंट बाउंड टू एक्सेप्ट? नो, प्रेसिडेंट इज नेवर बाउंड टू एक्सेप्ट द ओपिनियन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपिनियन? प्रेसिडेंट वाज सीकिंग ओपिनियन, तो ओपिनियन के बाद वो बाइंडिंग कैसे हो सकती है, राइट? सो प्रेसिडेंट पे कभी भी बाइंडिंग नहीं होगी चीजें. टू समराइज, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे चाहे कोई एक्शन है, बीट सीकिंग ओपिनियन और एक्सेप्टिंग ओपिनियन, फॉर बोथ ऑफ दीज थिंग्स प्रेसिडेंट इज नॉट ऑब्लिगेटेड. It is his discretion whether he wants to accept it or not, whether he wants to seek opinion or not. But इस केस में सुप्रीम कोर्ट के लिए सिचुएशन 2 में बाइंडिंग है. एनीवेज, अब आपकी क्वेश्चन की अगर आप देखें तो दो स्टेटमेंट तो यहीं पे सॉल्व हो गए. इन सिचुएशन 1 सुप्रीम कोर्ट मे डिक्लाइन टू गिव इट्स ओपिनियन. यस, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट के अलावा कोई भी केस है दे कैन डिक्लाइन. इन सेकेंड गलत इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट इज नॉट ऑब्लिगेटेड, राइट? सुप्रीम कोर्ट इज ऑब्लिगेटेड. But what about this third statement? It might happen that many of you have not read about this thing कि आर्टिकल 143 में अगर कोई ओपिनियन मांगी जाए then सुप्रीम कोर्ट shall have a bench of minimum 5 judges. अब हो सकता है कि आपको ये लगे कि this is too much nitty-gritty और ये इंपॉर्टेंट नहीं है. Let me show you one thing from PYQ. आप ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है. ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करने का क्वेश्चन था 2021. But look at this second statement. It says that in India, matters related to the constitutionality of the amendment of an act of parliament are referred to the constitutional bench by the Supreme Court. Constitutional bench का मतलब होता है a bench of Supreme Court which has 5 or more judges. Actually, Constitution में Article 145 में 2 ही situation लिखी है in which the Supreme Court must form a constitutional bench which has at least 5 judges. राइट? अब उन दो केसेस में से एक केस तब है व्हेन इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी. सो व्हेनेवर यू हैव टू whenever the Supreme Court has to address a question of a law which is related to the constitutionality, then it has to form a constitutional bench. अब ये केस आ गया. What is the second case? Second case given in Article 145 is this, that whenever President seeks any opinion of the Supreme Court under Article 143, the minimum judges in the Supreme Court bench should be 5 or more, which again means the constitutional bench, right? तो थर्ड स्टेटमेंट वाज आल्सो राइट. ये हो गया आपका इससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन है उसकी बातें. बाय द वे, कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही दो केस हैं, बट देयर आर सर्टेन अदर केसेस आल्सो इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज जनरली फॉर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक स्मॉलर बेंच है, 2 और 3 जजेस की बेंच है, एंड they were hearing a case which involved a similar question and they have given a conflicting judgment. So to resolve the conflict, a higher judges bench, which is usually a constitutional bench, that is formed by the Supreme Court. But this is not directly coming from the Constitution. वो दोनों केस Constitution आर्टिकल 145 से आ रहे थे जो अभी हमने बात की. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अभी जो हम सेकेंड इशू की बात कर रहे थे, वीटो पावर वाला, दैट ऑल्सो केम बिकॉज ऑफ दैट तमिलनाडु गवर्नर केस. वो भी आपका नेक्स्ट ही क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज अबाउट द वीटो पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट इन इंडिया. इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं. I know that in this question a lot of you have doubts. I have received a lot of challenges for this question, so I'll talk about some things which you have to keep in mind in actual examination. So the first statement says the president can withhold assent to a money bill but cannot return it for reconsideration by parliament. सही है ये. The president can neither withhold assent to a constitutional amendment bill nor return it for the reconsideration by parliament. ये भी सही है. The governor of a state may reserve a money bill for the consideration of president without the advice of state council of minister. ये भी सही है. The statement 4 says if the governor returns a ordinary bill to the state legislature for reconsideration and it is passed again with or without amendments, the governor cannot withhold the assent to the bill. ये भी सही है. So all statements are correct. चलिए, अब सबसे पहले एक बात हमेशा के लिए याद रखिए पॉलिटी क्वेश्चन में. whenever there is any conflict between the constitutional provision and the Supreme Court judgment, you always have to go by what Constitution says, unless and until the question itself says very clearly that according to the Supreme Court judgment this has to be answered, right? तो अगर वो स्टेटमेंट बनाया ही गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एट्रीब्यूट करते हुए, then you will answer it based on the judgment. Otherwise, whenever you find any conflict, you have to answer it based on the constitutional provision.
प्लीज रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली। अब हम आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है वीटो पावर्स को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ लॉट ऑफ यू व्हाट यू डू इज कि आप जो लक्ष्मीकांत का टेबल है कि सस्पेंसिव वीटो कहां यूज किया जा सकता है, एब्सोल्यूट वीटो कहां यूज किया जा सकता है, पॉकेट वीटो कहां यूज किया जा सकता है, यू स्टार्ट रिमेंबरिंग बाय दैट टेबल। You have to reverse the procedure. See, all the veto powers are nothing but they are basically the alternatives available with the precedent with respect to a bill passed by the parliament or governor के केस में state legislature. Now, you have to remember things by looking at their options कि उनके पास option क्या है and then connect it with different veto powers. So देखते हैं, मान लीजिए आपके 3 टाइप के बिल हैं, प्रेसिडेंट का पहले देखते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। In case of ordinary bill, what are the options available with the president? Firstly, he can give the assent. जो bill है वो act बन जाएगा. Secondly, he can withhold the assent. Withholding assent means he has ultimately rejected the bill, which means the journey of the bill has ended. This is what you call as absolute veto. The third option is the president can return the bill for the reconsideration of parliament. अब जब return होगा bill फिर parliament फिर से bill pass करेगी. So it has created a delay. That is why we call it suspensive veto, right? The last option is that president will not take any action. ना ये assent देंगे, ना reconsideration के लिए return करेंगे, ना ही withhold करेंगे. So they are not taking any action. So this inaction is known as pocket veto, right? अब देखते हैं ordinary bill के लिए ये सारे ही option available हैं. That is very obvious. तो money bill के से जो आपकी confusion start होती है वो money bill से होती है. अब money bill के cases में अगर आप देखें तो क्या प्रेसिडेंट असेंट तो ऑब्वियसली दे सकते हैं, क्या प्रेसिडेंट विदहोल्ड कर सकते हैं असेंट? यस। हियर इज समथिंग दैट ऑल ऑफ यू गेट कंफ्यूज, स्पेशली इफ यू आर फर्स्ट अटेम्प्टी और सेकंड अटेम्प्टी। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज, बट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से एनीथिंग अबाउट विदहोल्डिंग असेंट। सो असेंट कैन बी विदहेल्ड फॉर मनी बिल, इसका मतलब एब्सोल्यूट वीटो कैन बी अप्लाइड फॉर मनी बिल बट सस्पेंसिव वीटो कैन नॉट बी अप्लाइड, राइट? अब a lot of you get confused कि ये withholding assent का ऑप्शन क्यों मिला होगा। देखिए, withholding assent का ऑप्शन इसलिए मिला है, मान लीजिए कि there was a bill that was passed by a present government, right? अब वो बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास and meanwhile the government changes, गवर्नमेंट गिर जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म्स, राइट? व्हाट इफ द न्यू गवर्नमेंट सेज दैट प्रेसिडेंट शैल नॉट गिव द assent to this bill? What if they request? Because ultimately absolute veto जो होगा, it is not a discretionary power. The president has to act on the advice of council of minister, and council of minister itself has changed, so they can advise, right? So that is why for these special cases the power has been given for the president that he can withhold the assent even for the money bill, right? अच्छा, तो अभी पॉकेट वीटो का केस छोड़ दीजिए, आई नो यू विल गेट कंफ्यूज विथ रिस्पेक्ट टू दिस, अभी इसकी बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे आ जाते हैं। असेंट तो ऑब्वियसली दे सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली सेज दैट प्रेसिडेंट शैल गिव असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। शैल गिव असेंट मींस आपका विदहोल्डिंग असेंट का ऑप्शन खत्म हो गया तो एब्सोल्यूट वीटो विल नॉट बी एप्लीकेबल, आपका रिकंसिडरेशन के लिए भेजने का ऑप्शन खत्म हो गया, इट मींस सस्पेंसिव वीटो इज नॉट एप्लीकेबल। बट व्हाट अबाउट पॉकेट वीटो? देखिए, a lot of you get confused because your book Lakshmikant says that president does not have any veto power. Yes, in the strict sense, if you say president does not have any veto power, but if you strictly go by the constitution, not by the Supreme Court judgment, pocket veto arises because president is not taking any decision, right? So अगर constitution में कोई timeline नहीं दी गई है assent देने की या विदहोल्ड करने की असेंट को या फिर रिकंसिडरेशन के भेजने की, इट मींस प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू टेक एनी एक्शन, एनी ऑफ दीज 3 एक्शंस विद इन अ टाइम लिमिट। और अगर प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं लेगा, सो दैट इटसेल्फ बिकम्स अ पॉकेट वीटो। सो थियोरेटिकली स्पीकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट एंड प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पॉकेट वीटो फॉर एनी ऑफ द बिल्स, राइट? आई नो दिस इज समथिंग which conflicts with your reading of Lakshmikant, but what the constitution says is this. Supreme Court judgment ने they have given multiple judgments and they have said कि constitutional amendment के लिए it should not happen, right? But strictly constitution wise pocket veto भी available है। But another matter of question, I do not think that UPSC will use the terms like pocket veto and absolute veto because these are informal words, they are not the constitutional vocabulary. They will talk in terms of these provisions कि क्या reconsideration के लिए भेजा जा सकता है, क्या assent withheld की जा सकती है, rather than using the terms absolute veto and all that. So chances कम है उस बात के।
एनीवेज, तो ये हो गई आपकी सारी सिचुएशन। और यहां से अगर आप आपका प्रेसिडेंट वाले जो दोनों ऑप्शन है वो तो सॉल्व हो ही जाते हैं कि प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड द असेंट टू मनी बिल बट कैन नॉट रिटर्न, सही है। प्रेसिडेंट कैन नीदर विदहोल्ड असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नॉन रिटर्न, ये भी सही है। अब आते हैं गवर्नर के केस में। अब देखिए गवर्नर के पास तो दो ही बिल आएंगे, या तो ऑर्डिनरी बिल होगा या मनी बिल होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो वहां पे जाना नहीं है स्टेट के केस में, राइट। अब इसके केस में, गवर्नर के केस में देयर इज वन मोर ऑप्शन, असेंट का ऑप्शन, विदहेल्ड का ऑप्शन, रिकंसिडरेशन के लिए भेजने का ऑप्शन, ये तो है ही है। देयर इज अनदर ऑप्शन विच इज रिजर्विंग द बिल फॉर प्रेसिडेंट, राइट। अब बाकी सारी सिचुएशन सेम है, ऑर्डिनरी बिल के लिए सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मनी बिल के लिए विदहेल्ड असेंट का ऑप्शन अवेलेबल है बट रिटर्न करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट व्हाट अबाउट रिजर्विंग द बिल फॉर प्रेसिडेंट? यस, दैट ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर एनी बिल, बी इट मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। So remember, this is again a point where you can get confused. Governor cannot return the bill for reconsideration of state legislature if it is a money bill, but governor can reserve it for the president, right? अच्छा, यहां पे अनुभव, पिछले अनुभव में हमने ये केस भी सॉल्व किया हुआ है। प्रेसिडेंट के लिए जब बिल रिजर्व कर दिया जाता है तो क्या होता है? So president has to if let's say it is reserved for the president and president sends back the bill to the state legislature. Now state legislature has a time limit. स्टेट लेजिस्लेचर को विद इन 6 months इट हैज टू सेंड बैक द बिल टू द प्रेसिडेंट, या तो प्रेसिडेंट की एडवाइस मान के या बिना माने, राइट। अब ये बिल प्रेसिडेंट के पास जब वापस जाएगा, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव असेंट, जो अगर ये स्टेट बिल है तो, राइट। अगर ये स्टेट बिल है एंड इट हैज बीन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, रिमेंबर जितनी बार भी स्टेट लेजिस्लेचर बिल भेजते जाए, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव असेंट, राइट। सो ये केस में क्लैरिटी रखिएगा। अनदर थिंग, एक बार बिल प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया है, नाउ देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नर। अब जो असेंट होगी वो प्रेसिडेंट की रिक्वायर है, गवर्नर हैज लॉस्ट इट्स रोल वंस द बिल हैज बीन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, राइट। तो ये ऑप्शंस हो गए आपके गवर्नर के केस में। बट बाय द वे, आपका जो स्टेटमेंट 4 बना था वो एक और केस से बना था। स्टेटमेंट 4 क्या था? गवर्नर ने बिल रिजर्व नहीं किया प्रेसिडेंट के लिए, बट गवर्नर हैज सेंट बैक इट टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। अब लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से बिल वापस पास करके भेज दिया गवर्नर के पास। Constitution says that if the bill has been passed again by the state legislature, governor cannot withhold assent, right? So this is directly given in the constitution. लक्ष्मीकांत कहता है governor is bound to give assent. Constitution कहता है governor cannot withhold assent. दोनों में क्या फर्क है? देखिए, I'm again repeating, लक्ष्मीकांत में आपके लिखा है governor shall give the assent. That is not what exactly the constitution says. गवर्नर ये कहता है कि साहब, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि विदहोल्डिंग असेंट का ऑप्शन खत्म हो गया, अब या तो आप ये ऑप्शन यूज कर लो या ये ऑप्शन यूज कर लो, राइट, बट विदहोल्ड नहीं कर सकते हो। सो दैट वाज योर स्टेटमेंट 4 which was written here. If the governor returns an ordinary bill to the state legislature for reconsideration and it is passed again with or without amendment, governor cannot withhold assent, and this is directly what is written in the constitution, right? So I hope आपको ये केसेस क्लियर है। थोड़ा सा पॉसिटिव ऑफ टाइम की वजह से फास्टन अप करना पड़ा है, बट आई एम अज्यूमिंग कि आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, सो पढ़ चुके हैं आप, तो इट वाज एबल टू बी डाइजेस्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच वाज रिलेटिवली सिंपलर। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बेसिस पे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इवन इफ यू डू नॉट नो अबाउट द जजमेंट, द ऑप्शंस वर फ्रेम्ड इन अ वे दैट दिस क्वेश्चन वाज सपोज्ड टू बी सिटर। सो क्वेश्चन कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप between right to development and right to clean environment as per the principles upheld by the Supreme Court of India. Actually इसका जो आंसर है that is C. देखो ऑप्शंस इतने लूज है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी ऑफ यू may not be even aware of this judgment and you may not even know कि right to development जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, right? But even in that case, look at the options. Both rights are absolute. Absolute कहां से हो जाएगा? Right to environment भी absolute नहीं हो सकता, तो ये तो बिजार स्टेटमेंट है। एंड इट क्लियरली सेज राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इज सुपीरियर टू राइट टू डेवलपमेंट। अब देखो, यूजुअली सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के जजमेंट अगर आप इमेजिन करें तो नहीं दे सकती है, दोनों बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। इट वाज लॉजिकल टू गेस कि ये नहीं हो सकता। देयर इज ओनली पॉसिबिलिटी कि दोनों राइट को बैलेंस करना पड़ेगा। फोर्थ स्टेटमेंट आपका ऑप्शन डी कहता था राइट टू डेवलपमेंट इज डीपीएसपी, ये भी आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, राइट? डीपीएसपी में डायरेक्टली राइट टू डेवलपमेंट नहीं है।
और राइट क्यों होगा डायरेक्टली डीपीएसपी में, राइट? डायरेक्ट डीपीएसपी में तो डायरेक्टिव होगा फॉर द स्टेट रादर देन राइट दैट सिटीजंस हैव। एनीवेज, तो ऑप्शन सी ही बचता था, दैट वाज द ओनली पॉसिबिलिटी। अब केस क्या था? देखिए बेसिकली एक पुडुचेरी में ऑरोविल करके प्लेस है, टाउनशिप है, एंड देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑरोविल फाउंडेशन। सो ऑरोविल काफी नेचुरल प्लेस है, नेचुरल ब्यूटी है। ऑरोविल फाउंडेशन वाज बिल्डिंग सम कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग सम रोड्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट रीजन। तो वहां के जो सिटीजन्स हैं, दे फाइल्ड अ केस इन दी एनजीटी। अब एनजीटी ने कह दिया कि दिस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज दे शुड बी स्टॉप्ड बिकॉज इट इज वायलेटिंग द राइट टू एनवायरमेंट विच इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। This case, the appeal was filed in the Supreme Court, and Supreme Court said that the right to development through industrialization, that is also actually a fundamental right under Article 14, 21 and 19. अगर ये right to development जो है, if it is violated, then actually what Supreme Court said that this should be balanced with the right to environment so that none of them become superior to the other right and we can create a situation of sustainable development. Right to environment को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 दोनों में डिक्लेयर किया इस जजमेंट में, एंड राइट टू डेवलपमेंट को डिक्लेयर किया आर्टिकल 14, 19 एंड 21, एंड दे सेड दैट बोथ राइट्स आर एट पार एंड वी हैव टू क्रिएट अ हार्मनी टू क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैट वाज इट। इसमें और कुछ बहुत जजमेंट में बहुत ज्यादा नहीं था, इतनी ही थी जजमेंट, और उसके बेसिस पे एक बेसिक सा क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक्स। अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप देखें तो पॉलिटी के पीवाईक्यूज, इफ यू कैटेगराइज देम, यू विल फाइंड टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस इन द पॉलिटी। वन विच आर रिलेटेड टू हार्डकोर फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बट द सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम वेरी बेसिक्स। थोड़े फिलोसफिकल नेचर के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े सब्जेक्टिव होते हैं, थोड़े ओपन टू इंटरप्रिटेशन होते हैं। ये क्वेश्चन 2017, 18, 19 में बहुत प्रोमिनेंटली आते थे। इनफैक्ट 4 to 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 13-14 क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी, दे वर ऑफ दीज बेसिक नेचर्स। टिपिकल थिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस इज कि हमेशा इसमें थोड़ी सब्जेक्टिविटी होती है, एंड यू विल फाइंड कि बहुत डिबेट होती है, एंड देन द डिबेट इज सेटल्ड बाय द यूपीएससी आंसर की। यहां पे भी आई फाउंड दैट सम ऑफ यू वर गेटिंग कंफ्यूज्ड, ऑल्दो जो डेटा है दैट सेज कि ज्यादातर लोग इसे करेक्ट कर लिए थे, बट ओवरथिंकर्स गॉट इट रॉन्ग। So the question says, which of the following statements illustrate that the authority of constitution is higher than that of parliament in India? पहला स्टेटमेंट कहता है all laws made by the parliament are subject to judicial review by Supreme Court and High Court. सही है ये। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है constitution specifies how parliament is to be formed and what are its power. ये भी सही है। देखिए आई केम अक्रॉस सर्टन स्टूडेंट्स हु सेड कि जुडिशियल रिव्यू कैसे शो करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है। जुडिशियल रिव्यू कर क्या रहा है? दे सेड दैट जुडिशियल रिव्यू इज बेसिकली हिंटिंग टुवर्ड्स जुडिशियल सुप्रीमेसी। नहीं, ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द हायर जुडिशरी इज टेस्टिंग अ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन टू चेक वेदर इट इज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। सो अल्टीमेटली दे आर चेकिंग if a law made by parliament is following the constitution or not, which means whether ultimately it is showing the constitutional supremacy over the parliamentary sovereignty, right? So judicial review ka provision itself says that the constitution is supreme, is above, has higher status than the parliament, right? Second statement है जो constitution specifies how parliament is to be formed and what are its power. Obvious ही बात है, parliament की जो power derive हो रही है, that these are the subject matters on which you can frame a law. These are the parts of the constitution that you can amend by simple majority. These are the part of the constitution that you cannot amend with a simple procedure and you need a constitutional amendment act. ये सब regulation parliament की power पे कौन ला रहा है? Constitution. Constitution is able to put so many restrictions because constitution itself is supreme. So second statement is also illustrating that the status of constitution is higher than parliament in India. अगर आप इसे ब्रिटेन से कंपेयर करेंगे, that's not the case, right? In Britain, parliamentary sovereignty is there. So parliament is supreme. Parliament can amend any part of the constitution. So ordinary law is above constitution in case of Britain, right? चलिए, तो ये भी एक relatively simpler question है. Actually, third question भी I'll call it simple. ये तीनों ही question back to back sitter थे. ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट है which was very prominent in the last year 2023 का I think जजमेंट था. जजमेंट थोड़ा पुराना हो चुका है, तो निटी ग्रिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द कोर प्रिंसिपल
इट कैन बी आज एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो को इनवैलिडेट करने का जो इंपैक्ट है दैट इज स्टिल विजिबल, राइट। तो दे आर आस्किंग कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वायलेटेड विच ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो इसका आंसर एक्चुअली है आपका ऑप्शन बी, which is right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a). See, so Supreme Court said electoral bond is an anonymous instrument. The voters are not able to understand कि उनकी political party को जो donation आया वो कहां से आया। It means right to information of the voters about the political party that is being harmed. और अगर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, सो दैट इज हार्मिंग इवन द राइट टू वोट, टू एक्सरसाइज राइट टू वोट प्रॉपरली। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन मल्टीपल केसेस दे हैव डिक्लेयर्ड दैट दिस राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द सिटीजंस about the political parties and the candidate, that is actually implicit under right to speech and expression. They can express their political opinion only when they are aware, they are fully aware, they have full information about the political party and their candidates. तो अगर इलेक्टोरल फंडिंग एनोनिमस होगी, सो इट्स हर्टिंग देयर राइट टू इंफॉर्मेशन विच इज अ पार्ट ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a). So that is why this electoral bond scheme was invalidated. By the way, ज्यादा डिटेल तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि केस पुराना हो गया, बट यू शुड नो दिस बेसिक कि दो फंडामेंटल राइट के बीच कॉन्फ्लिक्ट था। गवर्नमेंट वाज सेइंग दैट इफ वी डिक्लेयर द नेम्स ऑफ द डोनर्स, then we are hurting the right to privacy of the donors. Right to privacy is also a fundamental right under Article 21. And the parties who were contesting this electoral board scheme, bond scheme, they were saying that right to freedom of speech and expression was being violated of the voters. So voter ka right to freedom of speech and expression and the donors ka right to privacy, they were in conflict. And Supreme Court held that right to freedom of speech of expression and expression of voter that has a higher status than right to life in this case, right? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन तीन क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था जो हम एक्स्ट्रा सीख सकें, बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये थीम अभी अनएक्सप्लोर्ड है एंड इट कैन कम एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आई शुड से थीम तो कवर्ड है बट ये डायमेंशंस कवर्ड नहीं है। So this question is about alternative dispute resolution. तीन पॉपुलर टेक्निक है आपकी, जो आपकी मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन है, उसके बीच के डिफरेंस पे क्वेश्चन है, राइट। आंसर देख लेते हैं पहले। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि इन आर्बिट्रेशन द अवॉर्ड इज बाइंडिंग ऑन द पार्टी, वेयर एज इन द मीडिएशन द सेटलमेंट इज बाइंडिंग ओनली इफ म्यूचुअली एग्रीड। सही है ये स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट सेज इन मीडिएशन द मीडिएटर एक्टिवली प्रपोजेस सॉल्यूशन, while in conciliation the conciliator primarily facilitates communication without proposing solution. ये उल्टा है। Actually conciliation में they actively propose और mediator में they do not do anything. Third statement says in India mediation and conciliation have statutory backing but arbitration does not have. ये गलत है। So only one is the answer. इन तीनों के पास statutory backing है, हम देख लेते हैं। अच्छा, बाय द वे व्हाई डिड आई से कि लार्जर थीम बहुत इंपॉर्टेंट है बट ये डायमेंशन कवर नहीं हुआ है। सी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में। आप ये जो क्वेश्चन देखते हैं ग्राम न्यायालय एक्ट का, ग्राम न्यायालय इज अ टाइप ऑफ बॉडी विच इज ऑपरेटिंग यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। लोक अदालत का क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, यहां ईयर नहीं लिखा है। लोक अदालत इज अगेन एन इंस्टीट्यूशन विच इज यूजिंग द मेथड्स ऑफ एडीआर। तो इनकी बॉडीज पे क्वेश्चन आया है, but the question has not been asked on the instruments of alternative dispute resolution. वो instruments क्या है? वो instruments ये चार हैं, negotiation, mediation, conciliation and arbitration. तो ये bodies ये instruments use कर रही हैं, तो body पे question आया है, instrument पे नहीं आया है, right? First of all the basic thing, अच्छा यहाँ पे ना समरी में आई विल गिव यू दिस टेबल, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं एंड दैट शुड सफिस, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आ सकता। बट पहले हम इसकी प्रोसेस समझ लेते हैं क्विकली विद इन 2 to 3 मिनट्स। देखिए सबसे पहले एडीआर का मतलब क्या होता है? सो ऑल्टरनेटिव मींस दैट दीज आर द मेथड्स व्हिच आर नॉट यूज्ड बाय द फॉर्मल कोर्ट्स। So these methods are not used by formal courts, but they can also be used to settle dispute. तो ये dispute settlement के mechanism है, but court use नहीं करती है। कौन यूज करता है? तो ये जो आपने बॉडीज देखी, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, ये भी करते हैं। फिर कुछ सेट ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर, दे यूज दीज मेथड्स।
राइट। अब एक एक करके मेथड देखते हैं। यहां जो आपको 4 मेथड दिख रहे हैं, नेगोशिएशन से लेके आर्बिट्रेशन, यहां पे डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी बढ़ती जा रही है। नेगोशिएशन इज द लीस्ट इनफॉर्मल, इट इज द लीस्ट फॉर्मल मेथड, इट मींस इट इज द मोस्ट इनफॉर्मल मेथड। और मोस्ट फॉर्मल कौन सा है? आर्बिट्रेशन, राइट। अब नेगोशिएशन क्या होता है? सो नेगोशिएशन में जिन दो पार्टी के बीच डिस्प्यूट है, दे कम टुगेदर एंड दे आर म्यूचुअली ट्राइंग टू अराइव एट अ सेटलमेंट। कोई थर्ड पार्टी नहीं है इस सेटलमेंट को कराने के लिए, दे आर देमसेल्व्स ट्राइंग टू अराइव टू अ सेटलमेंट, दैट इज व्हाट नेगोशिएशन इज। नेगोशिएशन किसी फॉर्मल एक्ट से ड्रिवन नहीं होता है, इट्स एन इनफॉर्मल इंस्ट्रूमेंट। तो क्या इसका जो सेटलमेंट आएगा, विल दैट बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज? नहीं, दिस इज वेरी इनफॉर्मल। कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो इस सेटलमेंट को इंश्योर करा सके। सो इवन दो दे कैन वॉलंटरी अग्री टू दैट सेटलमेंट, बट इट विल नॉट बी बाइंडिंग, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट पे, विच इज मीडिएशन। मीडिएशन में क्या होता है? सो देयर इज अ थर्ड पार्टी which is called as mediator. Now that mediator is trying to facilitate communication between two parties in the dispute so that they are able to arrive at a settlement. तो बेसिकली वो कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। दैट मीडिएटर का रोल सिर्फ इतना है कि ये दोनों फ्रीली एक दूसरे से डिस्कस कर सके, न्यूट्रलिटी के साथ बातें हो सके, सो दैट दे आर एबल टू अराइव एट अ सॉल्यूशन, राइट। तो थर्ड पार्टी है, बट थर्ड पार्टी जो है एक्टिवली कुछ भी सॉल्यूशन प्रपोज नहीं कर रही है। इनफैक्ट मीडिएटर का जो अवार्ड होगा, बाय द वे, जो हम इन एडीआर में जब कोई जजमेंट आता है उसे जजमेंट नहीं कहते हैं, उसे अवार्ड कहते हैं। सो अवार्ड बाय द मीडिएटर is not an award of its own. Mediator never gives awards on its own. What they do is, if these parties have come to an agreement, then they give the award in that in the same form जो इन parties ने agreement अभी just they have achieved, right? तो basically वो agreement ये दोनों ने किया है, arbitrator ने नहीं किया, right? Sorry, mediator ने नहीं किया। अब यहां से दो बातें हो गई, एक तो mediator will not give its own award, parties have to arrive. थर्डली, क्या ये अवार्ड जो है बाइंडिंग होगा पार्टी पे? सी, दिस अवार्ड विल बी बाइंडिंग ओनली इफ दीज पार्टीज एग्री। अगर ये पार्टी एग्री नहीं करेंगी तो ये अवार्ड बाइंडिंग नहीं होगा, राइट। अब इसका कोई एक्ट है क्या फॉर्मल? टिल 2023 इसका कोई एक्ट नहीं था, बट 2023 में एक मीडिएशन एक्ट 2023 पास किया गया। नाउ इट हैज अ फॉर्मल स्टैट्यूटरी बैकिंग, ठीक है। व्हाट अबाउट कंसिलिएशन? कंसिलिएशन एक स्टेप आगे है। इन केस ऑफ मीडिएशन क्या हो रहा है? एक थर्ड पार्टी है विच इज ट्राइंग दैट दीज टू पार्टी शुड अराइव एट अ सेटलमेंट, राइट, बट दिस मीडिएटर वाज नॉट एक्टिवली प्रपोजिंग सॉल्यूशन। इन दिस केस कंसिलिएटर विल एक्टिवली प्रपोज द सॉल्यूशन। एंड ऑल्सो इफ दीज पार्टीज आर नॉट एबल टू अराइव एट एन एग्रीमेंट ऑन देयर ओन, कंसिलिएटर विल गिव इट्स अवार्ड। मीडिएटर के पास ये राइट नहीं था, कंसिलिएटर के पास ये राइट है कि अगर ये दो पार्टीज दे आर नॉट एबल टू अचीव एट एन एग्रीमेंट, कंसिलिएटर ऑन इट्स ओन कैन गिव अवार्ड, राइट। एंड विल इट बी बाइंडिंग? यस, ऑब्वियसली इट विल बी बाइंडिंग, क्योंकि ये अब हम फॉर्मेलिटी की डिग्री में आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। एंड कंसिलिएटर का अवार्ड तब भी बाइंडिंग है जब ये दोनों पार्टी एग्री नहीं कर रही है, राइट। सो दैट इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द मीडिएशन। अच्छा, व्हाट अबाउट द लास्ट इंस्ट्रूमेंट विच इज आर्बिट्रेशन? आर्बिट्रेशन इज द मोस्ट फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट, राइट। ये बहुत सिमिलर है कोर्ट से, बट ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। सो व्हाट डू आई मीन बाय हैविंग सिमिलरिटी विथ कोर्ट? So in case of arbitration, what will happen is there will be two parties और एक सामने थर्ड पार्टी होगी, वो आर्बिट्रेटर हो सकती है या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल भी हो सकती है, राइट। अगर एक आर्बिट्रेटर है, वी विल कॉल इट आर्बिट्रेटर। इफ देयर आर मोर देन वन आर्बिट्रेटर्स, तो वो एक ट्रिब्यूनल की तरह आएंगे, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। सो नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये दोनों सेटलमेंट पे एग्री करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। दीज टू पार्टीज विल टेल देयर साइड दैट दिस इज आवर आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज दिस पार्टीज आर्ग्यूमेंट, एंड दैट आर्बिट्रेटर will finally give an award just like a court, right? तो यहां सेटलमेंट की जगह पे सीधा उस आर्बिट्रेटर का अवार्ड आ रहा है, राइट, और ये अवार्ड बाइंडिंग है ऑब्वियसली। क्या इसका कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन का कोई लॉ है? यस, बोथ ऑफ देम आर गवर्न्ड बाय आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। अब इस बात को समराइज कर लेते हैं इस टेबल में। स्टैट्यूटरी बैकिंग नेगोशिएशन की है, there is no statutory backing। इस केस में मीडिएशन एक्ट है, इस केस में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है। फॉर्मेलिटी नेगोशिएशन की लीस्ट है, आर्बिट्रेशन की हाईएस्ट है। थर्ड पार्टी क्या नेगोशिएशन में होती है? there is no थर्ड पार्टी। इन सब में थर्ड पार्टी होती है, इसे मीडिएटर कहते हैं, इसे कंसिलिएटर कहते हैं। यहां इन दिस केस ईदर इट कैन बी आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। अच्छा, क्या अवार्ड नेगोशिएशन का बाइंडिंग होता है? नो।
इन केस ऑफ मीडिएशन नो अनलेस एंड अनटिल इट हैज बीन एग्रीड बाय द पार्टी। कंसीलिएशन के केस में यस इट कैन द अवॉर्ड इज बाइंडिंग। आर्बिट्रेशन के केस में यस द अवॉर्ड इज बाइंडिंग। एक पार्ट हमने छोड़ दिया, क्या ये खुद से अवॉर्ड दे सकते हैं? नेगोशिएशन में तो कोई अवॉर्ड देने के लिए है ही नहीं। मीडिएटर में थर्ड पार्टी है बट इट विल नॉट गिव इट्स ओन अवॉर्ड। कंसीलिएटर विल इट गिव इट्स ओन अवॉर्ड? यस इट कैन गिव इट्स ओन अवॉर्ड बट ओनली इफ द पार्टीज कैन नॉट अराइव एट द सेटलमेंट ऑन देयर ओन। आर्बिट्रेशन के केस में इन एनी केस दे विल गिव देयर ओन अवॉर्ड, राइट? सो दिस इज द टेबल, यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकपाल पे। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। देखिए लोकपाल इज नॉट अ टॉपिक दैट वी यूजुअली स्टडी, राइट? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑल ऑफ यू नो दैट यूपीएससी हैज प्राइमरली आस्क्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इट इज इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन इट इज इन द न्यूज। तो यहां पे क्या न्यूज है? सो यहां पे व्हाट हैपेंड इज लोकपाल ऑफ इंडिया दे इनिशिएटेड एन इंक्वायरी अगेंस्ट अ हाई कोर्ट जज। Or High Court judge, normally they are not under the jurisdiction of Lokpal. So this case was filed in the Supreme Court and Supreme Court said that it amounts to the contempt of the court if the Lokpal starts an investigation against a sitting judge, right? So because of that there were a lot of articles and this issue became very prominent. So that is why please make sure that you are reading about Lokpal and Lokayukt. Basics देख लीजिए। अब यहां पे भी हम कोशिश करेंगे कि जितने जो हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज हैं उसको क्विकली 4 to 5 मिनट्स में देख लें। तो यहां तो जुरिडिक्शन पूछा है, इसका आंसर जो आपका है एक्चुअली 1 2 3 4 आपको जो दिख रहे हैं यहां पे ये सारे जुरिडिक्शन में हैं। सॉरी ये फिफ्थ नहीं है, ठीक? तो आंसर आपका 1 2 3 and 4 होने वाला है। हम जुरिडिक्शन की बात करेंगे बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट अदर बेसिक प्रोविजंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सबसे पहले ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दिस बॉडी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। इसने लोकपाल ऑफ इंडिया भी एस्टैब्लिश किया एंड इट सेड दैट स्टेट्स हैव टू एस्टैब्लिश लोकायुक्त बाय देयर ओन एक्ट्स। अब कंपोजिशन क्या होती है लोकपाल ऑफ इंडिया की? सो लोकपाल इज बेसिकली 8 मेंबर्ड बॉडी जिसमें 4 मेंबर जो होंगे जुडिशियल होंगे और 4 नॉन जुडिशियल होंगे। सो यू शुड नो कि इसमें जुडिशियल और नॉन जुडिशियल मेंबर दोनों हैं। इसके जो चेयरमैन होंगे ईदर दैट पर्सन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जो मेंबर्स होंगे जुडिशियल मेंबर्स दे कैन बी ईदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक? अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सो द चेयरमैन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। इस सिलेक्शन कमिटी में कौन कौन है? सो देयर आर 5 मेंबर्स। फर्स्ट पीएम, सेकेंड लीडर ऑफ अपोजिशन, थर्ड CJI or a judge appointed by him, fourth eminent jurist and fifth speaker of Lok Sabha. अब अगर आप पिछले अनुभव में डिस्कशन में थे, I told you that there are a lot of selection committees that you have to study. I advise you to put all those committees in one table. See, these committees have very minute differences. Even for the persons, even for the teachers who are teaching polity, it's very tough to remember to have these composition of these committees on fingertips every time. तो अगर वो कंफ्यूज हो सकते हैं आपके लिए तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि आप इसमें कंफ्यूज होंगे। सो आई एडवाइस कि आप इसे एक टैबुलेट करके रखें। अगर आप देखेंगे इन जो आपको सिलेक्शन कमिटी पढ़नी है, दिस लोकपाल इज द ओनली केस वेयर द कमिटी हैज स्पीकर ऑफ लोकसभा। आप कोई सा केस देख लीजिए, यहां पे लोकसभा का स्पीकर ऑफ द लोकसभा का कोई केस नहीं है, राइट? तो ये छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब देयर इज नो पॉइंट इन मी अगेन स्पीकिंग अबाउट द कंपोजिशन। आपके सामने ये टेबल है। आई रिक्वेस्ट कि एक तो आप इसका स्नैपशॉट ले लें, सेकेंडली आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आपको इसके अलावा भी जो कमिटी मिलती है न्यूज में उसे एक जगह लिख लें अगर उसकी न्यूज बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है तो। अच्छा, अब आते हैं जुरिडिक्शन पे जो हमारा क्वेश्चन जिससे रिलेटेड था। तो जुरिडिक्शन देखते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लोकपाल इज देयर टू एड्रेस द कंप्लेंट्स विच आर रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट। ये सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में दे एक्सेप्ट दी कंप्लेंट्स। अब पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी ब्रॉड है, वो हम अभी देखेंगे जुरिडिक्शन में क्या क्या आता है। सेकेंडली, इन पब्लिक सर्वेंट के केसेस में the Lokpal is addressing only those complaints which are related to the
वायलेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सो अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर, देन ओनली लोकपाल कम्स इनटू पिक्चर। अब कौन कौन से ऑफिसेज हैं जो इसके जुरिसडिक्शन में आते हैं? पहला आपका जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चाहे वो ग्रुप ए के हो, ग्रुप बी के हो, ग्रुप सी के हो, डी डजंट मैटर। सेकेंड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द पीएम, बट इन केस ऑफ पीएम थोड़े से रेस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जांपल फॉर मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉर एग्जांपल्स ऑफ national security, if president does something that does not come under the jurisdiction of Lokpal, but overall the institution of PM that does come. Third, आपके जो भी MPs हैं वो भी आएंगे। Fourth, if any body has been formed by an act of parliament, उस body के जितने भी members और chairperson होंगे they will also come. Members of body formed by parliament. Fifth, if there is any trust or society which is being funded partially or wholly by the government of India, that will also come into the jurisdiction of Lokpal. And if these trusts or the bodies they are receiving any foreign donation above a certain threshold, तब भी इसके जो मेंबर्स हैं दे विल ऑल्सो कम अंडर द जुरिसडिक्शन। ठीक, तो जो आपकी अदर बॉडीज हैं ये दो केस में आ सकती हैं, या तो दे आर रिसीविंग फंडिंग बाय जीओआई या फिर दे आर रिसीविंग फॉरेन फंडिंग अबव अ थ्रेशोल्ड। ये अमाउंट आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो दीज बॉडीज, इनके जो मेंबर्स हैं ये सारे इनके लोकपाल के जुरिसडिक्शन में आते हैं। चलिए, अब एक और कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, व्हेनेवर लोकपाल ट्रांसफर्स अ केस फॉर इन्वेस्टिगेशन टू सीबीआई और एनी अदर इन्वेस्टिगेटिव बॉडी, सो फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर लोकपाल हैज सुपरविजन ओवर दैट बॉडी। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सीबीआई के ऊपर सुपरविजन किसका रहता है? सीवीसी का, right? But if the investigation has been transferred to CBI by the order of Lokpal, in that case Lokpal will have supervision over CBI, right? तो ये भी एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया आपका लोकपाल से रिलेटेड सारी चीजें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका प्रिविलेजेस पे एक क्वेश्चन है। प्रिविलेजेस हमेशा न्यूज में रहती है, यूपीएससी ने पूछा भी है, बट यहां पे थोड़े निटिग्रिटी वाले स्टेटमेंट है। एंड द आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन वाज कि यूपीएससी ने सीएपीएफ सीडीएस में दे हैव आस्क्ड लॉट ऑफ निटिग्रिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिविलेज। तो अगर उन्होंने सीएपीएफ सीडीएस में पूछ लिया है तो यूपीएससी में तो थोड़ा सा आगे जाने की पॉसिबिलिटी है ही। करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है? देयर वर लॉट ऑफ प्रिविलेजेस मोशंस बीइंग पुट ऑन टेबल इन केस ऑफ लोकसभा, बहुत सारे मिनिस्टर के केस में। इनफैक्ट पीएम के भी अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लाया गया था कुछ मेंबर्स के द्वारा, राइट? सो ये जो स्टेटमेंट हम पहले देख लेते हैं, फिर मेजर पॉइंट्स कवर कर लेंगे। So the first statement says the presiding officer of the house is empowered to suo motu refer any question of privilege for investigation. सही है ये। MPs do not have any immunity from arrest in case of preventive detention. ये भी सही है। The house can punish even the non-members of the house with imprisonment for breach of privilege. ये भी सही है। 1, 2 and 3। चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो तो देख ही लेते हैं। अब ये टॉपिक बड़ा है तो पूरा तो हम नहीं कर सकते, बट क्विकली 2 से 3 मिनट में सारी मेजर बातें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी ऑफ यू फॉल इनटू दिस ट्रैप इफ आई से कि क्या पार्लियामेंट प्रिविलेजेस जो है किसी पार्लियामेंट्री एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है, डिटेल की गई है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डज टॉक अबाउट सर्टेन प्रिविलेजेस। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रिविलेज लिखी ही नहीं गई है। कॉन्स्टिट्यूशन डज टॉक, बट उसमें 2 ही प्रिविलेज लिखी गई है प्राइमरली, एंड फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया है दैट पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डिफाइन अदर प्रिविलेजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी प्रिविलेज लिखी गई है? सो पहला ये कहा गया है दैट एमपीज हैव अ राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट। तो वट एवर दे से इन द पार्लियामेंट एंड इवन दे आर वोटिंग फॉर दैट स्पीच एंड दैट वोट, दे कैन नॉट बी हेल्ड लायबल इन द कोर्ट ऑफ द लॉ। This is the first privilege which is directly given in the constitution in article 105. Another thing which is directly given in the constitution is this, that
any body, if they are publishing something about the proceedings under the authority of the parliament, so they are also not liable for any action in the court of the law, right? So these two are the privileges which are directly given in the constitution. For rest of the things, constitution says that parliament by canon law define the privileges of the MPs or the house, but till the time parliament does not pass any law, these MPs and the house will have the same privilege which were available to them before the commencement of 44th Constitutional Amendment Act 1978. तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कमेंसमेंट से पहले जो भी प्रिविलेजेस अवेलेबल थी वो इनको अवेलेबल रहेंगी जब तक कि पार्लियामेंट लॉ पास नहीं करे, और पार्लियामेंट हैज नॉट पास एनी लॉ, राइट? अब आपने ये ऑलरेडी पढ़ा होगा कि 1978 के समय कौन सी प्रिविलेज अवेलेबल थी. सो बिफोर दैट ऑल दोस प्रिविलेजेस वर अवेलेबल विच वर अवेलेबल टू द एमपीज ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स. तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर्स हैं उनको जो प्रिविलेजेस अवेलेबल थी वो हमारे एमपीज और हाउस को भी अवेलेबल थी बिफोर 1978. और 1944 एक्ट ने ये बोल दिया कि इसके पहले जो अवेलेबल थी वो आज भी रहेंगी. इट मींस इफेक्टिवली our MPs, our houses, they have the same privileges that were available to the British House of Commons, right? अच्छा, इसके अलावा एक ट्रिविया और आप सबको पता है कि अटॉर्नी जनरल को भी प्रिविलेजेस होती हैं, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो कि प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं होती हैं, ऑल्दो प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. अनदर थिंग, बहुत सारी जेनरिक प्रिविलेजेस हैं, देखिए उससे पॉसिबिलिटी कम है पूछे जाने की, बट एक प्रिविलेज जहां से बहुत सवाल बनने की पॉसिबिलिटी होती है, दैट इज कुछ अरेस्ट के कुछ केसेस में दे हैव द प्रिविलेजेस. सो वन ऑफ द प्रिविलेजेस दैट एमपीज हैव इज दिस, दैट दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द हाउस और 40 days before the session and 40 days after the session. But this freedom from arrest is only for the civil offenses. In case of criminal offense, in case of preventive detention, they do not have this privilege. They can be arrested even during the session, right? It's a different case कि speaker की permission लगेगी या chairman की permission लगेगी, right? But they can be arrested even during the session if it's a matter of criminal offense or preventive detention. अच्छा, बाय द वे कंप्लेन कैसे फाइल होती है? तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था ना कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन सुओ मोटो इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द कंप्लेन मैकेनिज्म. तो होता ही है, लेट्स से एनी मेंबर वांट्स टू रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज कि देयर इज अ केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. सो व्हाट दे डू इज दे हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस. पहले स्पीकर परमिशन देंगे दैट यस दिस क्वेश्चन कैन बी रेज्ड. फिर स्पीकर हैज एन ऑप्शन. Either speaker can transfer this question to the privileges committee or it can give it to the house, right? If it goes to the house can take a call that this question can be raised directly or house can transfer the matter to the privileges committee, right? So this is the mechanism in which complaint is heard. इसका detail बिल्कुल important नहीं है, but what you should know is this कि speaker can on its own also transfer the investigation for that particular breach of privilege to the parliamentary privilege committee, right? अच्छा, मान लीजिए कि फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया कि दिस पर्सन इज गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. अब ये पर्सन मेंबर भी हो सकता है, ये नॉन मेंबर भी हो सकता है. सो व्हाट आर द पावर्स दैट हाउस हैज टू पनिश दिस पर्सन? सी, इफ इट इज अ नॉन मेंबर, सो द ऑप्शंस अवेलेबल आर दिस, दैट नॉन मेंबर कैन बी सेंट टू imprisonment, that non-member can be subjected to a fine or simple reprimanding, right? But if it is a member, तो ये punishment तो हो ही सकती है, imprisonment हो सकती है, reprimand हो सकता है और fine हो सकता है. Other than this, that member can be suspended and even expelled if it is a case of contempt of house, right? So member के केस में ये punishment भी available है and you should know this thing कि member की जो membership है वो भी दैट मेंबर कैन बी एक्सपेल्ड इफ इट इज अ केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, राइट? चलिए, तो ये जो चीजें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग फॉर्मेट, बट अगर आप केयरफुली पढ़ेंगे तो इट वाज इजीली सॉल्वेबल. सो एक आपको कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि इसमें से एआई के किस यूज से आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा. आर्टिकल 21 मींस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. तो पहला केस देखते हैं. पहली सिचुएशन कहती है कि
an AI driven chatbot subtly manipulates political opinions during elections without informed consent. देखिए ये जो वायलेशन है ये बेसिकली वायलेशन है आर्टिकल 19 का, अगर हो सकता है तो। व्हाई? बिकॉज ये इनकी पॉलिटिकल ओपिनियन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इट मींस ये इनके राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली थ्रू एआई एल्गोरिथम्स। सो ये आर्टिकल 21 का नीदर राइट टू लाइफ का नॉर राइट टू पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है। अगर इसे आप वायलेशन कह सकते हैं, यू कैन से इट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19। ऑप्शन बी जो है दैट सेज प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग। बाय द वे आर्टिकल 19 के अलावा भी एक्स्ट्रापोलेट किया जा सकता है, बट प्राइमरली आर्टिकल 19 का है, आर्टिकल 21 का तो नहीं है। ऑप्शन बी प्रेडिक्टिव पोलिसिंग एल्गोरिथम्स रिजल्टिंग इन प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन एआई प्रेडिक्टेड बिहेवियर विदाउट सब्सटेंटिव एविडेंस और ड्यू प्रोसेस। मतलब कुछ एआई एल्गोरिथम बना दिया गया कि अगर कोई पर्सन इस लेट्स से रिलीजियस बैकग्राउंड या इस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, देन दिस पर्सन is having higher probability of causing danger to the security, और उसको प्रिवेंटिव डिटेन कर दिया जाता है, राइट? दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। व्हाई? आपको इसमें दो चीजों से हिंट मिलनी चाहिए थी। इट माइट बी कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन देख के कंफ्यूज हो गए दैट दिस इज अ केस ऑफ आर्टिकल 22। नो, देखिए अगर आप देखें प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर आप किसी को डिटेन कर रहे हैं, इट मींस यू आर वायलेटिंग दैट पर्सन्स पर्सनल लिबर्टी। That is a case of Article 21. Secondly, if you are not following a due process, then you are violating the personal liberty of that person without following the due process, which is again a part of the Article 21. So option B is a clear-cut violation of Article 21. C देखते हैं, an AI algorithm that consistently filters out candidates from certain socio-economic background despite having merit. ये तो बहुत clear-cut right to equality का violation है, right? In right to equality, what we say? That there should not be any discrimination on the basis of caste, sex, gender, certain grounds, right? So अगर आप सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, then it is a violation of Article 14, and it is also violation of Article 15, which is equality of opportunity in case of public employment. तो ये भी नहीं है। What about Article option D? Use of AI tools in creating digital art without acknowledgement of original artist impacting livelihood. देखिए ये भी जो केस है आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वायलेशन ऑफ आईपीआर। अगर आप इसे फंडामेंटल राइट से रिलेट करना चाहें, यस, राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पे स्टेट डायरेक्टली वायलेट नहीं कर रहा है, राइट? एंड सेकेंडली इसमें अगर आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से एक डायरेक्ट पूछना है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज ऑफ द नेचर कि ये बेस्ट आपको पॉसिबिलिटी बतानी है, तो ऑप्शन बी इज अ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। ऑप्शन डी अगर आप एक्स्ट्रापोलेट कर दे बाय राइट टू लाइवलीहुड, इट कैन कम इनटू पिक्चर, राइट? बट यू हैव टू रिमेंबर कि यहां पे स्टेट नहीं कर रहा है, और ऑप्शन बी के केस में स्टेट इटसेल्फ वाज वायलेटिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, which is with respect to subordinate legislation. UGC का भी एक रेगुलेशन गाइडलाइन थी जिसका which was basically an example of subordinate legislation, and there was lot of controversy that it was violating its parent law. तो उसके रिगार्ड में सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का काफी डिस्कशन हुआ था। नाउ ये स्टेटमेंट बहुत बेसिक है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, एक एक करके देख लेते हैं। So first statement says subordinate legislation is the legislation made by authority subordinate to the legislature. Actually this is the sheer definition of subordinate legislation. Subordinate legislation का मतलब ये होता है, normally legislation की power किसकी होती है, ड्यूटी किसकी होती है, legislature की, right? But when legislature passes an act, they cannot give all the nitty-gritty of that act. उस act के actual implementation में lot of nitty-gritty is involved. Legislature does not have that time to give all the details in that act. So what they do? They say that President can pass notification and form rules and regulation for the execution of this act, or Governor can do this thing by notification, right? तो ये जो पावर दी जाती है प्रेसिडेंट या गवर्नर को, यानी एग्जीक्यूटिव को, टू फ्रेम रूल्स, रेगुलेशंस, बाय लॉज, इसे ही हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस लेजिस्लेशन, दिस लॉ, ये रूल रेगुलेशन भी तो एक तरीके के लॉ का ही फॉर्म है। सो दीज लॉज आर बीइंग फॉर्म्ड by an authority which is subordinate to the legislature, क्योंकि लॉ मेकिंग के लिए तो सुप्रीम बॉडी जो है वो तो आपकी लेजिस्लेचर है,
राइट? तो इसलिए हम इसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बहुत ऑब्वियस है, हमने अभी बात कर ली कि रूल्स रेगुलेशन जो है एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, दे आर फॉर्म ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। एग्जैक्टली राइट। बाय द वे आपके यूपीएससी ने 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था विच वाज रिलेटेड टू कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और उसमें डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी इवैल्यूएट्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड चेक्स वेदर इट इज एज पर द लॉ और नॉट। सो उसका आंसर था कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। एनीवेज थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। सो पहला दूसरा तो बहुत बेसिक है, सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन रिक्वायर्स अप्रूवल थ्रू सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एज एन ऑर्डिनरी बिल पास बाय द पार्लियामेंट। ये गलत है। रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं दे आर सिंपली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, दे नीड नॉट बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, राइट? तो अब एक बात देखें, स्टेटमेंट 2 और 3 तो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। अगर 2 सही है, मान लीजिए आपको नहीं भी पता लेकिन कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, लेकिन अगर रूल्स एंड रेगुलेशन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होता है, सो इट डज नॉट रिक्वायर द सेम अप्रूवल प्रोसीजर, ये तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन है, राइट? सो थर्ड गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट, इट माइट बी दैट यू डू नॉट नो। सो बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा की कंबाइंड कमिटी नहीं होती है। पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज सेपरेट फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा। इसमें 15 मेंबर कमिटी होती है। एग्जैक्ट कंपोजिशन आपको जानने की जरूरत है नहीं। फॉर दीज लेसर नोन कमिटीज बहुत प्रोमिनेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसका मेन काम क्या होता है, राइट? या ये ज्वाइंट है या फिर अलग अलग हाउस की सेपरेट कमिटी है, इस तरीके की बेसिक बातें आप पता रख सकते हैं, नॉट द फाइनल डिटेल्स। चलिए, तो बेसिकली आपका इसका आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ओनली 3। इसमें ज्यादा कुछ और है नहीं क्वेश्चन के अलावा समझने को। अच्छा, ये यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट के बीच एक कंपैरिजन है, उसका क्वेश्चन है, ठीक? कॉन्टेक्स्ट क्या है इस क्वेश्चन का? देखो, कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, ये थीम बहुत ज्यादा प्रीलिम्स में एक्सप्लोर नहीं होती है। हार्डली आई थिंक देयर आर 2 क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड टिल नाउ एंड बोथ ऑफ देम प्रोबेबली वर रिलेटेड टू द कंपैरिजन विद ब्रिटेन। अब अभी जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये था दैट द प्रेसिडेंट बाइडेन ऑफ यूएसए, द प्रीवियस प्रेसिडेंट, he used his pardoning power extensively. In fact, USA की हिस्ट्री में कभी इतना pardoning power प्रेसिडेंट ने यूज नहीं की थी, and because of that there were a lot of news, and in India many newspaper including the Hindu, Indian Express and many other newspaper published an article which compared the pardoning power of president and USA, president of India and USA. अब देखो, अगर थीम प्रेसिडेंट का pardoning power का कंपैरिजन है तो इन जनरल कंपैरिजन भी आपको मेजर पता होना चाहिए, राइट? तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली वेयर एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज डायरेक्टली इलेक्टेड। ये गलत है। आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव चैलेंज्ड दिस थिंग कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए डायरेक्टली इलेक्ट होता है, हम बात करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट सेज बोथ इन इंडिया एंड यूएसए द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म। गलत है। इन इंडिया प्रेसिडेंट कैन, इन यूएसए इट कैन नॉट। Third statement says the pardoning power of President of India extends to the offences against both union and state laws, whereas the pardoning power of US President is limited to federal offences. ये सही है। Again इसमें थोड़ी सी confusion है स्टूडेंट को, हम बात करेंगे। Fourth statement says President of India exercises the pardoning power on the advice of Council of Ministers, whereas the US President exercises it independently. ये भी सही है। तो 3 और 4 इसका आंसर है। चलिए, इसमें जो भी मेजर पॉइंट्स है एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पार्डनिंग पावर में आने से पहले एक जनरल कंपैरिजन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन की बात करते हैं, दोनों ही इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑब्वियसली यू नो कि हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है, एमपीज एमएलएस का, दैट इलेक्ट्स। इन केस ऑफ यूएसए व्हाट हैपेंस इज द पीपल दे वोट इलेक्टर्स एंड द इलेक्टर्स वोट फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, सो इट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट। बट वाई डू यू हियर दिस थिंग कि प्रेसिडेंट यूएसए का इलेक्शन जो है वो मोर डायरेक्ट है इंडिया से? देखिए, अगर रिलेटिव डिग्री में बात करें इट इज मोर डायरेक्ट। वाई? होता यह है, देखिए जो हर स्टेट के जो वोटर्स हैं, हर स्टेट से, यूएसए के जितने भी स्टेट हैं उसमें कुछ सेट ऑफ इलेक्टर्स उसको असाइन होंगे कि इस स्टेट में इतने सेट ऑफ इलेक्टर्स हैं। अब ये इलेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे पीपल। नाउ पीपल व्हेन दे वोट फॉर इलेक्टर, दैट इलेक्टर इज एक्चुअली प्लेज्ड टू अ कैंडिडेट। मतलब मान लीजिए कोई एक इलेक्टर ए है, दैट इलेक्टर ए हैज ऑलरेडी प्लेज्ड दैट आई विल वोट फॉर बाइडेन और द ट्रम्प। Now the people are voting to that elector, right? So लोग जब वोट दे रहे हैं, they already know कि इनका जो वोट जाने वाला है किस कैंडिडेट को जाएगा।
So that is why there is an element of direct election that they can influence the result. But remember, people are not directly voting for the candidate. People are simply voting for the set of people who are known as electors. अभी electors जाएंगे and they will vote for the presidential candidate, right? इंडिया के केस में वोटर्स डू नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द आउटपुट, क्योंकि अब उन्होंने तो एमपी एमएलए करके भेज दिया इलेक्ट करके. नाउ अब वो किसके लिए वोट करते हैं ये डायरेक्टली पहले से डिफाइंड नहीं है. सो इन टर्म्स ऑफ डिग्री आर इलेक्शन इज मोर इनडायरेक्ट, बट इनडायरेक्ट तो उनका भी है. व्हाट अबाउट अदर डिफरेंसेस? टेन्योर की बात कर लेते हैं, टर्म की. इंडिया के केस में 5 ईयर का टेन्योर होता है, वहां 4 ईयर का. प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैज अ टर्म लिमिट ऑफ 2 टर्म्स. 2 टर्म्स से ज्यादा वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं. इन केस ऑफ इंडिया देयर इज नो लिमिट. फिर हमारे प्रेसिडेंट जो है दे आर नॉमिनल हेड, they do not exercise real power. In case of USA presidential system है, which means the president exercises real power. इसी की corollary ये है, president of India exercises its power on the advice of council of minister, whereas president of USA has lot of discretion. He can take many decisions independently, right? Another thing, देखिए हमारा जो separation of power है that is not very strict. Our executive is part of the legislature, यानी प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बट सेपरेशन ऑफ पावर इन केस ऑफ यूएसए इज वेरी स्ट्रिक्ट. यूएस प्रेसिडेंट इज नॉट पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ यूएसए. ठीक, इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर में एक और चीज आप देख सकते हैं कि बिकॉज हमारा सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, सो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन द हाउस, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू प्रोरोग द हाउस, प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज द पावर टू डिसॉल्व द हाउस, राइट, इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म. But in case of USA, president does not have the power to dissolve the house before the completion of its term. तो यही स्टेटमेंट थे आपके वहां पे. अगर आप स्टेटमेंट 1, 2 को देखेंगे तो 1 कहता है कि दोनों जो हैं सॉरी यूएसए का प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, ये गलत हो गया. इन सेकंड स्टेटमेंट इट सेड कि बोथ हैव द पावर टू डिसॉल्व द लोअर हाउस, ये भी गलत हो गया. अब थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो पार्डनिंग पावर से रिलेटेड है, राइट. पार्डनिंग पावर का कंपैरिजन देख लेते हैं, विच वाज द मेन थिंग विच वाज इन द करंट अफेयर्स. अब देखिए पार्डनिंग पावर दोनों के पास है, बट प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज इट्स पार्डनिंग पावर टू पार्डन ऑफेंसेस विच आर रिलेटेड टू बोथ यूनियन लॉ एंड स्टेट लॉ. नाउ अगेन अ कंफ्यूजन माइट कम. आपने जब प्रेसिडेंट की पावर और गवर्नर की पार्डनिंग पावर में डिफरेंस पढ़ा था, यू रेड दिस थिंग दैट प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज इट्स पार्डनिंग पावर for offenses against union law and governor exercises its power for offenses against state law. Then why are we saying कि president has pardoning power for offenses against both? Because आपने जब वो पढ़ा था उसके साथ एक और बात पढ़ी थी कि when it is a matter of death sentence, whether that death sentence has been given for an offense against union law or state law, in both case president has the pardoning power, right? So for the matters of death sentence, चाहे वो state law है या union law है, president has the power. But in case of US president, they have jurisdiction only for offenses against the federal laws, क्योंकि उनका federalism is far more strict. What about death sentence? तो इंडिया के केस में only president can pardon death sentence, governor cannot, right? But in case of USA, both president as well as the state governors they can pardon the death sentence. अच्छा, इंडिया के केस में प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज दिस पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली खुद नहीं कहता है, बट इन वेरियस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड दैट दिस पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट हैज टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. बट यूएसए के केस में दिस हैज टू बी एक्सरसाइज्ड, दिस इज एक्सरसाइज्ड इंडिपेंडेंटली, राइट. तो ये आपके स्टेटमेंट 3 और 4 भी आपको पता चल ही गया कि ये सही हो गए, राइट. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, which is with respect to 6th schedule. क्या कॉन्टेक्स्ट है? लद्दाख का केस. लद्दाख is demanding to be included in 6th schedule. So we have asked about a question that what exactly is the procedure for a state to be included in the 6th schedule, right? So पहला स्टेटमेंट कहता है कि application of 6th schedule to tribal areas of any state other than Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram can be made by an ordinary law of parliament. ये गलत है. Second statement says, according to the Constitution of India, an act of parliament amending the provision of 6th schedule shall not be deemed to be an amendment under Article 368. ये सही है. आंसर आपका डी है. Now I know that some of you might think कि 1 और 2 तो बहुत similar sound कर रहा है. अगर 2 सही है तो 1 सही होगा ही. And they have marked A as the answer. But there is a point that you are missing. चलिए बात करते हैं.
सबसे पहले चाहे 5th शेड्यूल हो या 6th शेड्यूल हो, आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड्स दोज टू शेड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 244 ये कहता है, आर्टिकल 244 says that 6th schedule will apply to the tribal areas of 4th state, Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura, and 5th schedule will apply to the scheduled area and scheduled tribes of any other state, any state other than आपका ये 80 mm जो अभी हमने लिखा। Now if you want to apply 6th schedule to any other state, you have to amend this article 244 because it says that schedule 6 will be applied only to these 4 states। तो अगर आपको किसी और स्टेट में अप्लाई करना है शेड्यूल 6, तो आपको ना सिर्फ 6 शेड्यूल अमेंड करना पड़ेगा, बट एक्चुअली यू हैव टू अमेंड द आर्टिकल 244। और आर्टिकल 244 का अमेंडमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368, राइट। बट व्हाट अबाउट इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट अ पर्टिकुलर इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट शेड्यूल 5 इन एनी अदर स्टेट, जहां पे आज ये नहीं है, आज 10 स्टेट में है शेड्यूल 5। इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट शेड्यूल 5 इन एनी अदर स्टेट, तो उसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगी? नहीं। फॉर दैट यू नीड नॉट अमेंड आर्टिकल 244, क्योंकि आर्टिकल 244 तो ये कह रहा है इन चारों स्टेट के अलावा कहीं भी आप लगा सकते हो शेड्यूल 5। सो इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट शेड्यूल 5 इन अ न्यू एरिया, इन अ न्यू स्टेट, ओनली अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन इज सफिशिएंट, नॉट इवन ऑर्डिनरी लॉ इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि आप शेड्यूल 5 जब जाते हैं वहां क्या लिखा होता है? दैट प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन कैन डिक्लेयर एनी एरिया टू बी अ शेड्यूल्ड एरिया, राइट। अच्छा, अब यहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी ये रखिएगा कि एक्चुअली अगर आप शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 को अमेंड करने जाएं, सो शेड्यूल 5 और 6 को अमेंड करेंगे, इट विल रिक्वायर एन ऑर्डिनरी लॉ which will not be deemed to be an amendment article 368। I am repeating, यहां पे कंफ्यूजन नहीं रखिए। आप शेड्यूल 5 और 6 को अमेंड करना चाहते हैं, you need an ordinary bill which will not be deemed to be a constitutional amendment under article 368, जो आपका स्टेटमेंट 2 था, राइट। बट इफ यू वांट टू इंक्लूड अ न्यू, इफ यू वांट टू अप्लाई शेड्यूल 6 टू अ न्यू एरिया, टू अ न्यू स्टेट, आपको आर्टिकल 244 अमेंड करना पड़ेगा एंड इट विल रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बट इफ यू वांट टू apply schedule 5 to a new state, then you do not even need ordinary bill, क्योंकि आपको शेड्यूल 5 जाके थोड़ी अमेंड करना है। शेड्यूल 5 कहता है प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन कैन डू, तो सिर्फ नोटिफिकेशन से ही आप एक न्यू स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। नेशनल इमरजेंसी का इंपैक्ट पूछा गया फंडामेंटल राइट पे। The statement sound slightly confusing, but this is not anything that you have not read. सबने पढ़ा है बट थोड़े confusing लग रहे हैं स्टेटमेंट। चलिए एक एक करके देखते हैं। So first statement says right to freedom of speech and expression, which means Article 19 remains available to the citizen when national emergency is proclaimed on the ground of armed rebellion। सही है ये स्टेटमेंट। The statement 2 says the right to move freely throughout the territory of India is not available to citizens when national emergency is proclaimed on the ground of war। ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड कहता है enforcement of right against exploitation can be suspended, which means article 23 during the national emergency invoked on any ground। ये भी सही है, all three। चलिए ये स्टेटमेंट देखने से पहले पूरा इशू ही समझ लेते हैं, so that you are able to solve these questions very easily or anything related to that। Impact of national emergency on fundamental rights is governed by only two articles, 358 and 359। 358 क्या कहता है? So 358 सिर्फ नेशनल इमरजेंसी, उस नेशनल इमरजेंसी से डील करता है विच इज ऑन द एक्सटर्नल ग्राउंड। इट मींस ईदर एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर। 350 तभी एप्लीकेबल है। 359 चाहे नेशनल इमरजेंसी किसी भी ग्राउंड पे हो, इट इज एप्लीकेबल, राइट। अच्छा, जब आर्टिकल 358 का यूज किया जाएगा और फंडामेंटल राइट पे कोई इंपैक्ट होगा, इट इज ऑटोमेटिकली कुछ फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। बट अंडर आर्टिकल 359 अ सेपरेट ऑर्डर हैज टू बी पास बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, कौन से फंडामेंटल राइट पे इंपैक्ट पड़ेगा? सो अगर 358 का यूज किया जाए तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल ग्राउंड पे होगी,
आर्टिकल 19 विल ऑटोमेटिकली बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 19 के जो 6 राइट्स हैं राइट टू फ्रीडम के, ऑल ऑफ देम विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड देयर विल नॉट बी एनी इंपैक्ट ऑन एनी अदर फंडामेंटल राइट एज पर आर्टिकल 358, राइट। बट व्हाट अबाउट आर्टिकल 359 का यूज करके प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन पास कर दिया। अब आर्टिकल 359 तो नेशनल इमरजेंसी किसी भी ग्राउंड पे हो लग सकता है। सो इन दिस केस no article will be automatically suspended, no fundamental right will be automatically suspended, but their enforceability will be suspended। मतलब right तो रहेंगे, but if those rights are violated they cannot go to the court। So in effect we can say actually article 32 is being suspended, but other than article 32 none of the fundamental rights are being suspended। वो present है, सिर्फ उनकी enforceability नहीं है, राइट। अच्छा, क्या सारे फंडामेंटल राइट की इन्फोर्सेबिलिटी सस्पेंड कर सकते हैं? नहीं। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट है इसकी इन्फोर्सेबिलिटी कैन नॉट बी सस्पेंडेड, राइट। सो अब डिफरेंसेस क्या हो गए क्विकली? आर्टिकल 358 नेशनल इमरजेंसी सिर्फ एक्सटर्नल ग्राउंड पे, हियर इन दिस केस ऑन एनी ग्राउंड। फंडामेंटल राइट पे ऑटोमेटिक इफेक्ट होगा 358 में, यहां पे प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा। 358 में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, रेस्ट नथिंग हैपेंस टू एनी अदर फंडामेंटल राइट। अगर 359 का यूज करके प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है, इट कैन सस्पेंड द इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ ऑल राइट्स एक्सेप्ट फॉर 20 एंड 21। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिमेन्स अवेलेबल टू सिटीजन व्हेन एनी इज प्रोक्लेम्ड, नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिबेलियन। आर्म रिबेलियन का मतलब है, मतलब 358 तो अप्लाई नहीं हो सकता, राइट, मतलब 359 में देखना पड़ेगा। 359 में व्हाट डिड वी टॉक अबाउट कि आर्टिकल 32 को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट दे आर अवेलेबल, ओनली इन्फोर्सेबिलिटी इज सस्पेंडेड। इसका मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज आल्सो अवेलेबल, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। व्हाट अबाउट सेकंड स्टेटमेंट? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19, इज नॉट अवेलेबल व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर। वॉर का ग्राउंड मतलब एक्सटर्नल ग्राउंड, इसका मतलब आर्टिकल 358 कम्स इनटू पिक्चर। इट मींस आर्टिकल 19 is automatically suspended. It means the right to move throughout the territory of India is not available. What about third statement? Enforcement of right against exploitation can be suspended during the national emergency invoked on any ground. Enforcement किससे डील करता है? आर्टिकल 359 से। 359 नेशनल इमरजेंसी किसी भी ग्राउंड में हो, सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं, इन्फोर्सेबिलिटी सस्पेंड की जा सकती है एक्सेप्ट फॉर 20 एंड 21, और ये तो 23 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट। सो इसकी इन्फोर्सेबिलिटी वी कैन सस्पेंड, ठीक है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। आई होप दैट यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू, और आई ऑल्सो होप कि आपने रिक्वेस्ट फॉलो की थी और आपने 2x पे देखा है, सो दैट यू कुड सेव योर टाइम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रीलिम्स।